नमस्कार, फोर्ट टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। फोर्ट टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। मन की बात के 123वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रेरणादायक कहानियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाएं बाजरे से बिस्किट बना रही हैं। श्री अन्ना और ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने गिरी सैनिटरी पैड बनाना भी शुरू कर दिया है और सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुमा उइके का भी जिक्र किया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन कर रही हैं। उन्होंने अपनी पहल को दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक विस्तारित किया है। प्रधानमंत्री ने वियतनाम का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखने का अवसर प्रदान करने पर भारत का आभार जताया। ये अवशेष वियतनाम में 9 स्थानों पर रखे गए और वहां की सरकार ने भारत से 12 दिन और दर्शन का समय बढ़ाने की अपील की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। पुणे के रमेश खरमाले की कहानी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जुन्नार की पहाड़ियों पर जाकर गड्ढे खोदते हैं, बीज बोते हैं और जल संरक्षण करते हैं। उन्होंने 2 महीने में 70 गड्ढे बनाए, तालाब तैयार किए और एक ऑक्सीजन पार्क भी विकसित किया, जिससे वन्य जीवन लौट रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड सुना। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की सराहना की और इसे जन भागीदारी को बढ़ावा देना बताया। प्रेरणा स्रोत बता करके इसे जन भागीदारी का बढ़ावा देना बताया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और नेताओं ने इसे जनसंवाद का प्रभावशाली माध्यम बताया और प्रधानमंत्री मोदी के संदेशों की सराहना की। मासिक रेडियो कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा भी इस मन की बात का जो कार्यक्रम था उसको बैठकर इत्मीनान पूर्वक मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को सुना। और ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी ने मन की बात सुनी और बैठ करके, और उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री की बातों को बहुत ही लगन के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को सुना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के जरिए तमाम प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल स्टोरियों का जिक्र किया, कहानियों का जिक्र किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, मैंने परिवार योजनाएं देखी हैं, वे ऐतिहासिक परियोजनाएं थी। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां आए और इन परियोजनाओं का उद्घाटन करें। कई परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री उन परियोजनाओं को पूरा करें और उनका उद्घाटन करने आए। सभी लंबित परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पुरी में हुई भगदड़ को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी सरकार और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगता हूं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यह लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और मैंने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा ट्वीट किया। किसको लेकर? जगन्नाथपुरी में जिस तरीके से पुरी में जो घटना हुई उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं पुरी के सारधाबली में हुई इस दुखद भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले 3 भक्तों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक और विदीर्ण कर देने वाली इस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इस विनाशकारी घटना में घायल हुए भक्तों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं। आज की भगदड़ रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की घोर विफलता के ठीक एक दिन बाद हुई। इसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। ये भक्तों के लिए एक शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने में सरकार की स्पष्ट अक्षमता को उजागर करता है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण और सामाजिक कल्याण संबंधी अपील का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री की अपील पर मां के नाम पर पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। तो साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में अक्षय और जतिन नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों हाल ही में साउथ दिल्ली में एक अमेरिकी नागरिक से चाकू की नोक पर लूटपाट किए थे और दोनों के खिलाफ लूट के कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। हालांकि आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। तो अहिल्यानगर जिले के शिरडी लालसगांव वेलापुर क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते हुए 5 युवक तड़के 4:30 बजे संदिग्ध रूप से जमा हुए थे। गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर चेतन पिंगले और नंदू पिंगले को गिरफ्तार किया, जबकि विक्की काले और संदीप काले, दत्तू पिंगले दोनों फिलहाल सूर्यगांव के रहने वाले हैं, वो भी फरार हैं। घटना स्थल से कोयता, कटर, लोखंडी पाइप और होंडा सिटी कार जिसका नंबर MS03 AW2429 गाड़ी का नंबर है, उसको फिलहाल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। तो अकोला जिले के बोरगांव मंजू के पास राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर आज सुबह करीब 10:20 यानी लगभग 10:30 बजे के आसपास एक बस का भीषण टकराव हो गया, यानी कि भीषण हादसा हुआ। नागपुर से शेगांव जा रही बस का नियंत्रण चालक से अचानक टूट गया और बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में कुल 17 यात्री सवार थे। सौभाग्यवश इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बस चालक वैभव मेहरे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चालक को वीर भगत सिंह आपातकालीन बचाव पथक और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से एम्बुलेंस से मुर्तिजापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बचाव दल ने मौके पर स्थिति नियंत्रण की और राष्ट्रीय महामार्ग पर वाहनों की आवाजाही पुनः शुरू कराई गई। परिवहन और पुलिस प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी गई। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को फरसाबहार विकासखंड के तपकरा पहुंचे, जहां उन्होंने नए तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। इस तहसील में 8 हल्का पटवारी और 33 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाएं मिलेंगी।
अब तक ग्रामीणों को फरसाबहा तहसील जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा अब दोनों बचेगा। मुख्यमंत्री ने तपकरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के साथ साथ स्टेडियम ग्राउंड में हाई मास्क लाइट और सौंदर्यीकरण के लिए बजट को 12 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और फरसाबहार में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह बनाने की घोषणा की। इस पहल से क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रायपुर के लिए झारसुगड़ा एयरपोर्ट से रवाना हुए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिलासपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 सगी बहनों पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी अमन पटेल को कोरबा से गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि हमले की वजह पुरानी रंजिश है। बहतराई अटल आवास में रहने वाली तीनों बहनों पर अमन ने चापड़ से वार किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य यानी तीसरी भाषा बनाने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे राज्य की शिक्षा में हिंदी को जबरन थोपे जाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम जनता के साथ मिलकर आज जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव को जलाएंगे। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है और इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच ये एकता विरोध के लिए नहीं है, एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है। तो दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश साहिब सिंह ने नेहरू पार्क का निरीक्षण किया। दोनों मंत्रियों ने यहां AQI सुधार और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कार्यों की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। तो किसी भी देश की पहचान उसके रणनीति से होती है, उसकी कितनी बड़ी कूटनीति है इससे होती है। यानी पॉलिटिक्स से तो होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स कितनी बेहतर है इससे भी किसी देश की आप उसका पैरामीटर के आधार पर आप उसकी रणनीति और उसका जो कूटनीति है उसका आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही भारत लगातार अपने सहयोगी मित्र देश जिसे कह रहे हैं मित्र देश, उनसे लगातार कूटनीति और रणनीति पर लगातार जोर दे रहा है। और एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रणनीति बन रही है वो अब सिर्फ मात्र पेपर पर नहीं रह गया है, कागज पर नहीं रह गया है, अब वो इंप्लीमेंटेशन के दौर तक आ पहुंचा है। क्योंकि जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और भारत के बीच में, उसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहमति बन चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अब यह पहल आगे बढ़ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पहल क्या है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या रणनीति बनने जा रही है, क्या कुछ पूरा एक कहें कि रणनीति है, यह हम आपको बताएंगे अपनी एक खास रिपोर्ट के जरिए। यह रिपोर्ट देखिए। उच्च स्तरीय रक्षा संवाद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाद में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना था। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर फोकस। राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ सालों
में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई उन्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम नए जोश के साथ इन संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में हुई बर्बर घटना का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए आभार जताया। साझा रणनीतिक लक्ष्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। दोनों देश नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें ऑसीन टिग्स, पिच ब्लैक और मालाबार जैसे अभ्यास शामिल है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मालेस ने भी भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बताते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी। रिचर्ड मालेस का कहना है कि भारत के साथ हमारा रक्षा सहयोग न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी जोड़ता है। हम भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। सामरिक समीकरण और भविष्य की दिशा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध अब केवल व्यापार, शिक्षा या खेल तक सीमित नहीं रहे हैं। हाल के सालों में यह साझेदारी एक नई दिशा में बढ़ी है। सामरिक और रणनीतिक सहयोग की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए ये गठजोड़ कितना अहम हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की सक्रियता क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी देखी जा सकती है। यह केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि साझा सैन्य अभ्यास, सूचना साझाकरण और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों में व्यावहारिक सहयोग तक पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से यह गठबंधन न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष और आगे का रास्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो नेताओं के बीच संवाद नहीं, बल्कि यह एक संदेश थी, एक साझा प्रतिबद्धता की, एक साझा विजन की। आने वाले सालों में यह साझेदारी रणनीतिक साझेदारी से रक्षा गठबंधन की ओर अग्रसर हो सकती है। और सवाल यही है कि क्या इस सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का सपना साकार हो। तो देश और दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।